हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए पैड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर ट्रिपल सी अगस्त बैच और ट्रिपल सी सितंबर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी आप ट्रिपल सी अगस्त बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको भी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्रिपल सी 10 अप्लाई करना है, यानी ट्रिपल सी 10 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट अगले 2 दिनों तक मान्य होगा। तो जिनको भी अगस्त बैच ज्वाइन करना है अभी आप 10% ऑफ पर ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेरिफेरल्स है या नन ऑफ द अबव है। क्या होगा इसमें से, आपको करेक्ट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए ऐसा कौन सा है जो कि अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने का एक प्लेटफॉर्म देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यानी जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हम और किसी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है आप सभी के लिए। जैसे द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर रियल वर्क बाज GMNAAIO। यहाँ पर IO का मतलब है इनपुट आउटपुट। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो याद रखना है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है GMNAA, प्रोड्यूस्ड इन 1956 में ये बना बाई जनरल मोटर्स रिसर्च डिवीजन फॉर इट्स IBM 704। यानी IBM 704 के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1956 में बना जिसका नाम था GMNAA और जिसे जनरल मोटर्स रिसर्च डिवीजन के द्वारा बनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए होगा, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे पूछें कि भारत का अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ तो आंसर होगा बॉस। ठीक है, डेवलप्ड बाई CDAC। किसने बनाया, CDAC ने बनाया। और कब इसे लॉन्च किया गया, 10 जनवरी 2007 में इसे लॉन्च किया गया। अगर आपसे पूछें बॉस का मतलब क्या होता है तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, लिनक्स पर बेस्ड है, लिनक्स पर आधारित है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दूसरा, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ओपन सोर्स में आता है। किस में आता है, ओपन सोर्स में आता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब होता है जो हमें फ्री में मिल जाए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाए, इसके लिए कोई पैसा देना ना पड़े। साथ ही साथ ओपन सोर्स में हमें इसका सोर्स कोड भी मिल जाता है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कई सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि ओपन सोर्स हैं। जैसे अगर हम लिनक्स की ही बात करें तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री में हमें मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा और जवाब करिएगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है बट अगर आप समझने का प्रयास करेंगे और आंसर आप दे पाएंगे आसानी के साथ में। लिखा है डैश में जहां एक ही समय में कई प्रोग्राम चल सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट ही आप समझो, जहां एक ही समय में कई प्रोग्राम चल सकते हैं। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कौन से एप्लीकेशन को किस क्रम में चलना चाहिए और दूसरे एप्लीकेशन को टर्न देने से पहले प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए कितना समय देना चाहिए। तो अब ऑप्शन जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करते हैं। हाँ देखो यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और नन ऑफ द अबव का ऑप्शन दिया गया है।
तो जल्दी से बताइएगा आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। जो साथी क्लास में अभी अभी जुड़े हैं आप सभी क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे इस क्लास में आ पाए, है ना। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन सभी तक ये क्लास पहुंचना चाहिए, सबको शेयर करना है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? मल्टीटास्किंग डैश यानी मल्टीटास्किंग में जहां एक ही समय में कई प्रोग्राम चल सकते हैं, है ना। तो एक ही समय में कई प्रोग्राम जहां चले वहां आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करिएगा। 3 में क्या पूछा है? सर्वर साइट ऑपरेटिंग सिस्टम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सर्वर साइट ऑपरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर साइट ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है ना, इसका मतलब क्या है ये समझाना है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, द वे अ यूजर ऑपरेट्स द कंप्यूटर सिस्टम, द वे कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स, है ना, और ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर देखो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, एकदम सही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल का जवाब करिएगा। लिनक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, मैक या ओपन सोर्स। इसी प्रश्न का जवाब अभी अभी हमने आपको दिया था, है ना। लिनक्स के बारे में कुछ हमने अभी आपको बताया था, आपको याद होगा अगर आप क्लास को ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे, मन लगाकर अगर आप पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पर हमने बोला था कि जो लिनक्स है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो पता है, बट कैसा है? ओपन सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर ऐसा है कि क्या लिनक्स को आप ऑनलाइन इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तब क्या होगा? अब देखिए यही थोड़ा समझना है। जैसे हमने पढ़ाया क्या? हमने पढ़ाया लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, आपको फ्री में मिल जाएगा। अब ये सवाल ना पूछ करके अगर ऐसा पूछते हैं कि क्या लिनक्स को ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करके फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो अगर इसका जवाब आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसकी कमी है? आपकी कमी है ना। क्योंकि जो भी प्रश्न होगा जो आप पढ़ोगे ये आवश्यक नहीं है कि सेम वैसा ही प्रश्न आपके सामने आए, इसीलिए चीज़ों को समझना है। और अगर आपने समझा होगा तो कोई भी प्रश्न आएगा अगर थोड़ा भी रिलेट करेगा जो आपने पढ़ा है उससे, तो उसका जवाब आपको पता होगा, है ना। आप उसका जवाब आसानी से कर पाओगे। तो क्वेश्चन तो इजी होते हैं लेकिन उनके जो लैंग्वेज होती है वो इजी इतना नहीं रहती है। वही चीज़ बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया है। तो अगर आपने प्रश्न को पढ़ना और उसको समझना सीख लिया है तो जवाब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सा उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है मतलब सारे तो एप्लीकेशन में आते हैं बट एक ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और एक सिंपल सी पहचान आपको बता दें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जहां पर यूजर वर्क करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के वर्क करने के लिए बनाया गया है, चाहे यूजर टाइपिंग करे, चाहे वहाँ पर फोटो एडिट करे, वीडियो एडिट करे, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अकाउंटिंग का वर्क हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो यूजर के काम के लिए बनाया गया है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के काम के लिए बनाया गया है ना, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। यानी जो सिस्टम की जरूरत को पूरा करेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जो यूजर की जरूरत को पूरा करेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप जरा देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो एप्लीकेशन नहीं है। अगर हम वर्ड की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर हम टाइपिंग करते हैं, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन में आएगा। फोटोशॉप में आप फोटो एडिट करते हैं ना, फोटो बनाते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? यूजर काम करता है इसके ऊपर, तो एप्लीकेशन हो जाएगा।
स्प्रेडशीट आपका एक्सेल और कैल्क होता है जहां पर अकाउंटिंग का वर्क करते हैं ना, तो ये भी आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट अगर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए प्रयोग होता है ना। अंतिम परिवर्तनों को जो अभी अभी आपने हाल ही में चेंजेस किया हुआ है ना, उसको अगर हटाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? फाइंड एंड रिप्लेस का करना पड़ता है, अंडू का करना पड़ता है, रेडो का करना पड़ता है, या कैंसिल हमें करना पड़ेगा। अंतिम परिवर्तन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? अंडू करते हैं। और अंडू की शॉर्टकट की अगर आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे? कंट्रोल जेड। बहुत ही इजी है, कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं। और अगर हमें रेडो करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में बाई प्रेस करते हैं। और ये दोनों कमांड आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट हैं, और इनका मेनू भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा है कि कंट्रोल जेड कंट्रोल बाई कौन से मेनू में होते हैं, तो इसका जो मेनू होगा वो होगा एडिट मेनू। ये कमांड हमें कहाँ मिलेंगी? एडिट मेनू के अंदर मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी, एडिट मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलेंगी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर प्रकृति की होती है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि स्थिर प्रकृति के है, स्टेबल होती है? यानी साफ साफ शब्दों में अगर यहाँ पे लिखें तो आप लिख सकते हैं नॉन वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल। बट आपके एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के आएगा तो कुछ उसी प्रकार की लैंग्वेज में भी यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो कौन सी स्थिर प्रकृति की होती है? अब देखो, रोम, रैम और डी रैम। देखो, रैम और डी रैम तो एक ही चीज है ना, रैम का ही टाइप है डी रैम। अब बचा क्या यहाँ पे? रोम बचा है। तो रोम आपका होता है रीड ओनली मेमोरी, और यही आपकी नॉन वोलेटाइल होगी, यही आपकी स्थिर प्रकृति की होगी, स्टेबल होगी। इसमें जो डेटा होगा वो हमारा परमानेंट रहेगा। रैम या डी रैम में जो भी डेटा होता है वो आपका टेम्परेरी होता है। यानी ये मेमोरी हमारी कैसी होती है? तो आप बोलोगे सर ये वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हो जाएगा रैम और डी रैम ये वोलेटाइल हो जाएगा, और रोम आपका नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और डी रैम का क्या होगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, रैम की बात करें तो दो टाइप होते हैं, एक डी रैम होता है और एक यहाँ पर यस रैम होता है। यस रैम की अगर बात करें तो यस रैम होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम और यस रैम, एक पॉइंट और याद रखना है, यस रैम जो होता है ये आपका नॉन रिफ्रेशिंग होता है। कैसा होता है? नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और डी रैम होता है ये रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है। ठीक है, फिर अगर डी रैम के अंदर और जाएंगे तो आपको यहाँ पर यस डी रैम मिलेगा। क्या मिलेगा? यस डी रैम मिलेगा, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मिलेगा। और अंदर जाएंगे तो फिर यहाँ पर DDR करके मिलेगा, DDR2, DDR3, DDR4, 5, ऐसा ना। सबसे लेटेस्ट अभी आपका DDR5 FD-RAM है। तो ये चीज़ें वैसे ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बहुत सारी क्लास हमने दिए हैं, उनमें आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का अब आपको जवाब करना है। 9 में क्या पूछा गया है? 9 में आपसे पूछा गया है आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आकार एवं क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है आपके कंप्यूटर को, ये आपको बताना है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा बताइएगा। कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा पहला, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं? सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, है ना, माइक्रो कंप्यूटर, ये सबसे पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर ये दूसरा है। तीसरा क्या है? तीसरा आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा क्या है? चौथा आपका है सुपर कंप्यूटर। तो 4 भागों में बांटा गया है। आकार में अगर आप देखेंगे, क्षमता में देखेंगे तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे छोटा आकार में माइक्रो कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा मेन फ्रेम होता है, और उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। हम सभी जो इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर एज ए सर्वर काम करते हैं, है ना। ये बैंक में आपके हो सकते हैं, या फिर बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिसेस हैं वहाँ पर ये कंप्यूटर हो सकते हैं। यानी इनको हम सर्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर को। और सुपर कंप्यूटर रिसर्च वगैरह में इसका यूज होता है ना, रिसर्च के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर
कंप्यूटर का मौसम की जानकारी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर आपका सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, याद रखना है। बाकी ये सब तो आपको पता ही होगा कि सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा है ना, किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया है। कंटिन्यू क्लास देखेंगे अगर, पूरा जो सीरीज हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें हर क्लास में कुछ ना कुछ नया आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये जो चीज़ें हम आपको अभी समझा रहे हैं, एक क्लास में तो सारा कुछ करा नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे करके सारे पॉइंट आते जाएंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, आवश्यक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राय डैश का प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ गलत लिखा हुआ है मुझे लगता है, बट यहाँ पे यही कुछ होगा कि प्राय डैश प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है, यानी प्राय इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ऑटो टेक्स्ट। अगला सवाल देखो, कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ पर प्रदर्शित होती है। कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ पर दिखाई देती है, कितने पेज हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें कितने पेज हैं, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो ये सब हमें स्टेटस बार पर देखने को मिलेगा। स्टेटस बार वो पट्टी होती है जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाया जाता है। जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर हमने लिखे हैं, है ना, कितने हमने अपने डॉक्यूमेंट में सेंटेंस लिखे हैं, वो सब बताएगा। उसकी जानकारी हमें स्टेटस बार पर मिलती है। और स्टेटस बार पर ही राइट साइड में क्या होता है, स्टेटस बार में राइट साइड पर जूम का भी बटन होते हैं, यानी जूम को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टेटस बार आपके डॉक्यूमेंट में सबसे बॉटम पर होती है, यानी सबसे नीचे स्टेटस बार होती है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पर होता है टाइटल बार, जहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल रहता है, सबसे टॉप पर टाइटल बार, और सबसे बॉटम पर रहता है स्टेटस बार, जहां पर आपके पेज का, आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस रहता है। ठीक है, चलो पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पेज ब्रेक का इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसका आपको करेक्ट आंसर देना है, सही जवाब करना है। पेज ब्रेक का इस्तेमाल किसके लिए होता है, क्या बॉर्डर डालने के लिए होगा, चित्र डालने के लिए होगा, नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए होगा। तो जब पेज ब्रेक करेंगे तो नया पृष्ठ ही आरंभ होगा। जैसे आप कुछ लिख रहे हैं और ये आपका पेज है और आपने इतना ही लिखा अभी, अब आप चाह रहे हैं हम नया पेज में लिखेंगे, यहाँ पेज नंबर 2 में, तो आप क्या कर सकते हो, पेज को ब्रेक कर सकते हो। पेज ब्रेक करने से आप सेकेंड वाले पेज पे कर्सर आपका आ जाएगा, समझ रहे हो। तो नया पृष्ठ प्रारंभ करना है तो हम पेज ब्रेक करते हैं। इसका अगर आपसे शॉर्टकट की पूछा जाए तो क्या बताओगे, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में एंटर होता है, कंट्रोल एंटर दबा दोगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है विंडोज एक्सपी, विंडोज में 7, सॉरी यहाँ पर विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ क्या होता है, ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या मतलब होता है, ये पूछा है। तो हाइबरनेट जो वर्ड है इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, हाइबरनेट का मतलब क्या होता है, ये आपको समझाना है। देखो अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं और आपके जो एप्लीकेशंस ओपन थे उनको आपने क्लोज नहीं किया, तो इसको ही हाइबरनेट बोला जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सक्रिय एप्लीकेशन बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। समझ रहे हो, अगर आप जो भी काम कर रहे थे, जो एप्लीकेशन आपने ओपन किए थे उनको ना बंद करें और ऐसे ही शट डाउन कर दें, तो इसे हम हाइबरनेट बोल सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी है, फर्स्ट लैंग्वेज आपको बतानी है कंप्यूटर की कौन सी है। कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज के बारे में आपको बोलना है भाई, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज है आपकी फोर्ट्रान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्ट्रान ये कंप्यूटर की पहली भाषा है। फोर्ट्रान का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म भी याद रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। देखिए फोर्ट्रान was first commercially released in 1957, पहली बार ये 1957 में रिलीज हुई। मेकिंग इट द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टिल इन यूज, आज भी यूज में है और सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स एट IBM, IBM में इसको डेवलप किया गया है ना, और लीड कर रहे थे जॉन बैकस। तो अधिकांश जब आपसे पूछा जाता है कि फोर्ट्रान भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर होगा जॉन बैकस के द्वारा। देखिए जो टीम का लीडर होता है
नाम उसी का होता है ना, ताज उसी के नाम जाता है। तो यहाँ पर फोर्ट्रान किसके द्वारा डेवलप हुआ है, जॉन बेकस के द्वारा, याद रखना है। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसे ही पहली प्रोग्रामिंग भाषा का नाम दिया गया या दर्जा दिया गया है। तो याद रखना है, आज से फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो फोर्ट्रान हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा इसमें से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, एक ऐसा है जो इनपुट डिवाइस में नहीं आएगा। स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस सब तो इनपुट है, बट मॉनिटर ऐसा है जो इनपुट में नहीं आता है, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है और क्रियान्वित करता है। कौन सी ऐसी भाषा है जिसका ज्ञान कंप्यूटर को होता है ना, किस भाषा को कंप्यूटर समझता है। तो आपको पता है कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन जो आपका होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ही समझेगा। किसको समझेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ही समझ सकता है आपका मशीन। आप कुछ बोलोगे तो नहीं समझेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल ही उसको चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, ये आपका 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और 0 और 1 में जो कोड लिखा जाता है उसे बाइनरी कोड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर होगा ये मशीन लैंग्वेज को समझता है किसको, मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वी, आपका मशीन लैंग्वेज। अगला देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त होने को कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम से अगर कोई एरर है उसको दूर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो उसको हम बग बोलते हैं, बट इस बग को दूर करना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। सो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे डिबगिंग कहते हैं। सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है, सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और एक कैसा डेटा स्टोरेज डिवाइस है इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर याद रखना है ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज है। कैसा है, ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज है देखो ये आप सीडी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी सवाल आपसे बन सकता है। द कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट वाज को डेवलप्ड बाई Philips and Sony to store and play digital audio recording. In August 1982, the first compact disc was manufactured. अब अगर आपसे सवाल हो कि सीडी सबसे पहले कब बनाई गई, तो आंसर हो जाएगा 1982, है ना। तो सीडी 1982 में बनाई गई। इट वॉज देन रिलीज्ड इन अक्टूबर 1982, और अक्टूबर 1982 में इसको रिलीज कर दिया गया, एंड ब्रांडेड एज डिजिटल ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो याद रखना है सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज ये फॉर्मेट है सीडी हमारा, और इसको अगस्त 1982 में बनाया गया, रिलीज किया गया है अक्टूबर 1982 में। हाई लेवल लैंग्वेज डैश को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के जो कोड होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करेगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो है वो केवल और केवल मशीन भाषा को ही समझेगा, है ना। अगर आपने हाई लेवल में कुछ प्रोग्राम लिखा है तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। अब क्या होगा फिर, कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है। भाषा अनुवादक ट्रांसलेटर क्या करेगा, हाई लेवल के कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा, तब समझ लेगा, है ना। तो अगर हाई लेवल में कुछ लिखा गया है मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करेगा, तो यहाँ पर तो डी करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाई लेवल से लो लेवल में दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं, एक आपका इंटरप्रेटर यूज होता है और एक आपका कंपाइलर यूज होता है। तो दोनों यहाँ पर हो जाएगा बी और सी। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर भी ट्रांसलेटर ही है, बट ये आपका असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। अगर कभी सवाल हो कि असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है, लो लेवल या हाई लेवल, तो ये आंसर हो जाएगा लो लेवल में आती है। असेंबली भाषा लो लेवल में आती है, मशीन भाषा भी लो लेवल में आती है ना। मशीन भाषा में 0 और 1 का ही कोड रहता है, बट असेंबली भाषा में कुछ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, मैथमेटिकल के कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी। सॉरी, चलिए यहाँ पर देखिए 20 में क्या पूछा गया है, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। सवाल ये पूछा है कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, ठीक है। IMEI नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपको जल्दी से बताना है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी सी हो जाएगा। कितने होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। IMEI नंबर में 15 डिजिट होते हैं। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी ये फुल फॉर्म होता है IMEI का, याद रखना है। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा जिसका नाम है सी, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर सी, है ना। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपको बताना है 22 में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर कौन सा होगा, डी हो जाएगा, ENIAC हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ENIAC आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से क्या एक खोज इंजन नहीं है, कौन सा एक खोज इंजन यानी सर्च इंजन नहीं है। सफारी, गूगल, विंग और बाइडू, कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो गूगल, विंग और बाइडू तो सर्च इंजन है, बट सफारी यहाँ पे नहीं है। और ध्यान रखना है बाइडू सर्च इंजन भी है और वेब ब्राउजर भी है ना। और यहाँ सफारी क्या है, केवल वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सूचना और इनमें से कोई नहीं। इसमें सही जवाब करेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सूचना और इनमें से कोई नहीं। कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट होता है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देशों का एक सेट होता है ना। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर के सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर प्रोग्राम बनता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर के क्या बनता है, आपका एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन पहला ही होगा, सॉफ्टवेयर। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, यानी एक निबल में कितने बिट होते हैं, वन निबल में कितने बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। 4 बिट में एक निबल होता है। और 8 बिट जहां होगा वहां पर क्या होगा, एक बाइट हो जाएगा। 8 बिट में एक बाइट हो जाएगा। ठीक है, 4 बिट में एक निबल हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं 8 बिट में 2 निबल हो जाएंगे 8 बिट में 2 निबल हो जाएंगे। कई बार ऐसे पूछ देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। आराम से सोच लेना, अच्छे से फिर करना है आपको जवाब। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है 26 में, जल्दी से जवाब करो। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है ना। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। और एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहेंगे, ऐसे साथी जिनका SSC का एग्जाम आगे सितंबर में होने वाला है या फिर अभी अगस्त में आगे होने वाला है, तो आप सभी SSC बाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। SSC सितंबर बैच का जो प्राइस है वो आपका 399 है। ठीक है, ये बैच आपका 799 का है, बट अभी आप 399 में से ले सकते हैं। और SSC अगस्त बैच है जहां पर हमने आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दिया है 10% का। तो जिनको भी आवश्यकता है आप CCC10 यूज कर लेना और वहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करना है CCC10। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। सभी क्लास जितने भी वहां पे करा दिए हैं अगस्त बैच में रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, आप आराम से बैठ करके सारे क्लास देख सकते हैं। एक कंप्लीट कोर्स है जहाँ पर थ्योरी से लेकर MCQs हैं और साथ में आपका जो हमने PDF दिया है, जो हमने ई बुक्स दिए हैं वो सारे वहाँ पे मिलेंगे। प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, है ना। बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने दिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।